Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of October 2023. 5 अक्टूबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो 3 पार्ट्स में रहेगा। सबसे पहले मैं आपको प्रीलिम्स क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपके प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है और रिसेंट न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड रहते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ उन्हीं से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में अपन देखेंगे मैप ऑफ द डे, एक इंपॉर्टेंट मैप, चाहे वो इंडिया का हो या किसी दूसरी नेशन का हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी उनको। थर्ड पार्ट में फिर आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस रहेगा जो कि 2 पार्ट्स में रहेगा, आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स और फिर आपका एडिटोरियल्स ऑफ द डे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें कवर रहेंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं, इसके बाद आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, क्वेश्चंस के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है बदिस लीमाकुमी, बादिस या बदिस लीमाकुमी, ये भी रिसेंटली न्यूज में था। आपको बताना है क्या है। ऑप्शंस आर ट्राइब्स इंडिजिनस टू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सेकंड इंडिजिनस मिलिट्री सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया, थर्ड अ फिश विद कैरेक्टर सिमिलर टू अ कैमेलियन, या डी न्यूली डिस्कवर्ड mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। बदिस लीमाकुमी क्या है? तो अगर आपको आता है तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, नहीं आता तो बिल्कुल स्किप करिएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, इट इज अ फिश विद कैरेक्टर सिमिलर टू अ कैमेलियन, ठीक है ना। तो रिसेंटली साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है बदिस लीमाकुमी को मिलाक रिवर में। मिलाक रिवर कहाँ के? नागालैंड की। तो कहाँ पे डिस्कवर किया? नागालैंड में। बदिस लीमाकुमी फिश कहाँ डिस्कवर की गई? नागालैंड में। एंड इट कैन चेंज इट्स कलर लाइक अ कैमेलियन, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉस्को फॉर्मेट। अब मॉस्को फॉर्मेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मॉस्को फॉर्मेट इज वन ऑफ द सेवरल डायलॉग प्लेटफॉर्म्स ऑन अफगानिस्तान बिफोर तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बोथ चाइना एंड इंडिया आर पार्ट्स ऑफ द मॉस्को फॉर्मेट। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द काजन डिक्लेरेशन डील्स विद द वेलबींग ऑफ द अफगान पीपल। अब आपको बताना है इनमें से कौन से कितने स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कितने स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, मतलब ऑल 3 या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज नन। तीनों ही सही हैं स्टेटमेंट्स हैं। मॉस्को फॉर्मेट पहले से चल रहा है, जब तालिबान का टेक ओवर नहीं हुआ था उसके पहले से चल रहा था। चाइना और इंडिया दोनों ही मॉस्को फॉर्मेट का हिस्सा है, ये भी सही स्टेटमेंट है। काजन डिक्लेरेशन तो रिसेंटली हुआ है, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया भी था। रशिया में काजन नाम की जगह जो है वो रशिया में है और वहीं पे मॉस्को फॉर्मेट काजन डिक्लेरेशन हुआ। तीसरे सवाल में आते हैं। तीसरा सवाल है प्रोजेक्ट उद्भव को लेकर के। तो प्रोजेक्ट उद्भव को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी नॉलेज ओनली इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस इनिशिएटिव इज इन सिनर्जी विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स प्रोजेक्ट मौसम। अब आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस केस, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर भी होगा डी नन ऑफ द अबव, कोई करेक्ट नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट उद्भव मैंने आपको परसों ही पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास्ट के जो स्टेट क्राफ्ट और मिलिट्री स्ट्रेटेजीज हैं उनको रिडिस्कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो गए, 3 सवाल जिसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आई होप। नाउ लेट्स मूव टू द मैप ऑफ द डे। जो मैप हमने आज उठाया वो है सिक्किम का मैप, क्योंकि आप देखेंगे फ्रंट पेज में सिक्किम की बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी, इसलिए मैं आपको सिक्किम का मैप दिखा रहा हूँ। सिक्किम देखो क्या है कि एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो केवल एक और स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब इंडिया के केवल एक ही स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऐसा दूसरा स्टेट मेघालय है। अगर आप देखें मैप को, मैप बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में ना, एटलीस्ट इंडिया का मैप। तो सिक्किम एक 2 स्टेट्स में से एक ऐसा स्टेट है जो कि केवल एक इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसमें आपका मेघालय एक हो गया और दूसरा आपका सिक्किम होगा। सिक्किम शेयर करता है केवल वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर। किसके साथ शेयर करता है? केवल वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और एक इंडियन स्टेट और 3 नेशंस के साथ। अब आप ये भी देखिए कि सिक्किम 3 नेशंस के साथ कर रहा है। नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और भूटान के साथ भी करता है। तो ये दोनों फैक्ट आपको सिक्किम के बारे में याद रखना है कि सिक्किम स्टेट है जो कि केवल एक इंडियन स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 3 अलग अलग नेशंस के साथ यानी कि नेपाल, चाइना और भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल भी 3 नेशंस के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है और बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है ना। तो ये
तीन नेशंस के साथ वेस्ट बंगाल भी करता है, सिक्किम भी करता है, ठीक है। दूसरा, अब आपको थोड़ा सा इसके फिजिकल फीचर्स भी अपन देख लेते हैं। जैसे इसमें कुछ कुछ पासेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कोंगराला पास है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा हो, खुंग्यामी पास है, नाकुला पास है, निलिमला पास है, गोराला पास है यहाँ पे आपका, है ना, खांगला पास है, तंगकर पास है, छोला पास है यहाँ पे, दोकाला पास है। दीज आर द पासेस विच आर सिचुएटेड हियर, ये आपको दिख रहे हैं ना। फिर आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जैसे करसांग दिख रहा होगा, करसांग है, कंचनजंगा सबसे इंपॉर्टेंट तो कंचनजंगा है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्वियसली आता है, फिजिकल फीचर्स में भी है आपका। ग्रेटर हिमालयाज जो है वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाई करते हैं, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और These are the things. I hope you got clarity regarding this map. सिक्किम के बारे में कुछ नई चीज़ें हो सकता है आपको पता चली हो। आगे मूव करते हैं, हम फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम्स में आते हैं। अब यहाँ पे जो मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, 7 डेड एज ग्लेशियल लेक बर्स्ट इन सिक्किम। तो ये ग्लेशियल लेक जो है उसका बर्स्ट हुआ, सडनली ओवरफ्लो करने लगी। जो लोनाक लेक है, याद रखिएगा, लोनाक लेक है, वो सडनली ओवरफ्लो कर गई एंड ओवरफ्लो करके तीस्ता रिवर में, जिस कारण से फ्लैश फ्लड आया। एंड वहाँ पे चुंगथांग डैम है। तो ये तीन आपको टर्म्स याद रखने हैं। एक तो लोनाक लेक, ये देखो लिखा भी हुआ है, लोनाक लेक जो कि ओवरफ्लो की। जब ये ओवरफ्लो की तो इसने किसको ओवरफ्लो किया? इसने ओवरफ्लो किया तीस्ता रिवर को। और जब तीस्ता रिवर को ओवरफ्लो किया तो फिर फ्लैश फ्लड हुआ, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया किसको? चुंगथांग डैम को। तो ये तीन लोकेशंस आपको याद रखनी है इस न्यूज़ आइटम से रिलेटेड। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। बात चल रही है चूंकि अब यहाँ पे तीस्ता रिवर की आई है, तो तीस्ता रिवर के बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं कि तीस्ता इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। याद रखिएगा, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। एंड ओरिजिनेट होती है ये हिमालयाज में नियर द सोलामो लेक, जो कि सिक्किम में है। सोलामो लेक सिक्किम में है, वहाँ से वह साउथ की तरफ फ्लो करती है, वेस्ट बंगाल में जाती है ना। वेस्ट बंगाल के बाद फिर ये बांग्लादेश इंटर करती है, ठीक है ना। उसका सोर्स अगर देखेंगे तो पहुरनी ग्लेशियर, खांगसे ग्लेशियर एंड छोलामो लेक ये कंसीडर किए जाते हैं तीस्ता के सोर्स, है ना, याद रखिएगा। पहुरनी ग्लेशियर, खांगसे ग्लेशियर एंड छोलामो लेक, दीज आर कंसीडर्ड एज द सोर्सेज ऑफ तीस्ता रिवर, ठीक है। और तीस्ता रिवर का मेजर पोर्शन जो है वो लाई करता है इंडिया में, और फिर उसके बाद 17% इसका बांग्लादेश में लाई करता है। ये जो तीस्ता रिवर है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये मतलब सिक्किम वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर का काम भी करती है। बहुत सारी चीज़ें जो कि तीस्ता रिवर करती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस। और बाकी चुंगथांग डैम, लोनाक लेक याद रखिएगा, ठीक है। एलपीजी सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशियरीज रेज्ड टू 300 रुपीज़। तो जो एलपीजी सब्सिडी है उज्ज्वला एलपीजी सिलेंडर्स के लिए उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, वो 200 से बढ़ा करके 300 कर दी गई है, ठीक है ना। उज्ज्वला स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से 2016 में शुरू किया गया था। तब इसका ऑब्जेक्टिव था कि क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना है पुअर हाउस होल्ड्स को। याद रखिएगा, क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना है पुअर हाउस होल्ड्स को। और इस कारण से जो डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन है वो प्रोवाइड किया जाता था एडल्ट वुमेन के नाम पे, ठीक है ना। डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता था। स्टार्टिंग में टारगेट था 8 करोड़ कनेक्शंस का, वो अचीव कर लिया गया, 2019 में ही कर लिया गया। फिर जो बचे हुए पुअर हाउस होल्ड्स थे वो फेज़ 2, जिसको हम उज्ज्वला 2.0 बोलते हैं, वो लॉन्च किया गया 2021 में। फिर उसके टारगेट को भी पूरा कर लिया गया, है ना। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हम 60 लाख और एलपीजी कनेक्शंस देंगे। इसके जो बेनिफिशरीज हैं उनके नाम कहाँ से आते हैं? तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा से लिया जाता है। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं, 7 कैटेगरीज हैं जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं। शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हो गई, बेनिफिशरीज ऑफ पीएम आवास योजना हो गए, बेनिफिशरीज ऑफ अंत्योदय अन्न योजना हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए, एंड रेसिडेंट्स ऑफ आइलैंड, रिवर आइलैंड, टी गार्डन, ये सब जो हो गए, इन सब को कवर किया जाता है इन द उज्ज्वला स्कीम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज से वर्ल्ड कप चालू है। वर्ल्ड कप में स्कोर देखते रहना, पढ़ाई करते रहना, लेकिन भले स्कोर देखो, पूरे मैच मत देखना, क्योंकि अब ये नवंबर तक पूरा चलेगा, है ना, 19 नवंबर तक। कोई बीच में दिन मिस नहीं है। नवंबर को छोड़ करके अक्टूबर तो पूरा का पूरा खा लेगा आपका, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा मत करना कि मैच ही देखते रहो और बिल्कुल पढ़ाई ना करो, है ना, क्योंकि 2-2 मैच भी आएंगे किसी दिन, तो बदल बदल के चैनल मैच मत देखने लगना। हाँ, इंडिया के मैचेस ज़रूर देख लेना,
लेट्स होप कि इंडिया विंस दिस वर्ल्ड कप, जैसे 2011 में हमने जीता था, इंडिया में करा करके जीत गए, अब ये 23 वाला भी हम इंडिया में करा करके जीत जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। ट्रायो विंस केमिस्ट्री नोबेल फॉर क्वांटम डॉट्स। तो यहाँ 2023 का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का अवार्ड किया गया है एलेक्सी एक्कीमोव, लुई ब्रूज एंड मोंगी बावेंडी, याद रखिएगा, एलेक्सी एक्कीमोव, लुइस ब्रूज एंड मूंगी बावेंडी। तो ये 3 लोगों के नाम याद रखिएगा, इनको दिया जा रहा है इस बार 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज फॉर क्वांटम डॉट्स, ठीक है ना। अब ये क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं, लेट्स सी दैट क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं। तो क्वांटम डॉट्स जो होते हैं वो मैन मेड नैनो स्केल क्रिस्टल्स होते हैं। दे आर मैन मेड नैनो स्केल क्रिस्टल्स दैट एग्जिबिट यूनिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। तो ये मैन मेड नैनो स्केल के रहते हैं, मतलब ऑब्वियस होता है नैनो स्केल हमने बोले तो नैनोमीटर की रेंज में होगा ना, तो बहुत छोटे होते हैं क्वांटम डॉट्स। ये मैन मेड नैनो स्केल क्रिस्टल्स होते हैं एंड इसमें यूनिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, कलर देने लगते हैं या सेमीकंडक्टर्स में यूज होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, है ना। इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। दे आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड सेमीकंडक्टर नैनो पार्टिकल्स। वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो इसी कारण से इनको दिया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो थोड़ा लास्ट से शुरू करते हैं ताकि, क्योंकि फिर आगे एडिटोरियल आ जाएंगे। तो एडिटोरियल मैं सोच रहा हूँ लास्ट में ही आपको बताया करूँ, है ना। यहाँ पे ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट की बात कर रही है, ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट। तो याद रखिएगा ब्लू वॉकर 3 क्या है, बस जस्ट फॉर द नॉलेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ब्लू वॉकर 3 जो कि आया था तो मैं तो बता दूं। ब्लू वॉकर 3 एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट है एंड एक कॉन्स्टलेशन बनाने का प्लान कर रहा था एक AST स्पेस मोबाइल करके कंपनी है। AST स्पेस मोबाइल जो है वो एक कॉन्स्टलेशन प्लान कर रही थी सैटेलाइट्स की, उसी का पार्ट है ब्लू वॉकर 3, उसी कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। और AST स्पेस मोबाइल आपको समझ में आ गया होगा, एक प्राइवेट कंपनी है। ब्लू वॉकर 3 ने जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट था नाइट स्काई का, जिसने कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स को भी आउटशाइन कर दिया। तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई ये गलत है एंड इसमें कि तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगी, ये सारी चीज़ें चल रही है। दे आर रेजिंग कंसर्न्स ऑन द कॉन्स्टलेशंस, क्योंकि ये इम्पीड करेगा उनकी रिसर्च को, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो ब्लू वॉकर 3 अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा कॉन्स्टलेशन का पार्ट है AST स्पेस मोबाइल्स। वॉट इज अ यूट्रस ट्रांसप्लांट एंड वॉट डज इट मीन टू हैव वन। यहाँ पे याद रखिएगा यूट्रस ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं कि कोई पहला यूट्रस ट्रांसप्लांट किया गया है, अभी रिसेंटली यूके का पहला यूट्रस ट्रांसप्लांट किया गया है। यूट्रस ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है, क्योंकि जब यूट्रस यानी जैसे जो जो बच्चेदानी होती है, जिसमें मतलब कि मदर, अगर आपको अगर मदर बनना है तो आपके पास एटलीस्ट यूट्रस होना जरूरी है, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही वो पूरे बच्चे का जो बेबी का डेवलपमेंट है वो होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है और ये सारा पूरा डेवलपमेंट उसी के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इफ द यूट्रस इज नॉट, मतलब कि अगर यूट्रस मजबूत नहीं है या उसकी लाइनिंग स्ट्रांग नहीं है, तो कई बार जो कंसीव करने में या होल्ड करने में बेबी को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कारण से यूट्रीन ट्रांसप्लांट होते हैं। यूट्रीन ट्रांसप्लांट 2014 से हो रहे हैं। यहाँ पे मैट ब्रैनस्ट्रॉम जो थे, मैट ब्रैनस्ट्रॉम ये स्वीडन में पहला वहाँ पे किया गया था, याद रखिएगा। फर्स्ट लाइव बर्थ हुई थी वहाँ पे यूट्रीन ट्रांसप्लांट के बाद, स्वीडन में सक्सेसफुल माना गया था सबसे पहले। क्या इंडिया में हो चुका है? यस, इंडिया में भी ये ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। ऑब्वियस सी बात है, सक्सेस तो तब पता चलेगी जब ट्रांसप्लांट के बाद उसमें बेबी को कंसीव किया जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो यूट्रीन ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरल कंसीव नहीं होता। जैसे कि नॉर्मली जब इंटरकोर्स होता है तो उसमें नॉर्मली कंसीव हो जाता है ना, कि जो मदर है, अगर जो गर्ल है उसके पास अगर एग्स हैं और यहाँ पे सीमेन के साथ अगर वो किया तो उसमें फिर एम्ब्रियो, जाइगोट फॉर्मेशन सारी चीज़ें हो जाती हैं। दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे जब यूट्रीन ट्रांसप्लांट होता है तो चूंकि वो जो फीमेल होता है उसके फैलोपियन ट्यूब्स के साथ उसका कनेक्शन नहीं रहता है, इसलिए उसमें फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। तो याद रखिएगा जब भी यूट्रीन ट्रांसप्लांट होगा उसमें नेचुरल कंसीव नहीं होगा, हाँ, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कंसीव नहीं होगा कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, वो कंसीव होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक मिसकंसेप्शन कई लोगों को रहता है, तो वो मैं आपको बता दूं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो यहाँ पे ये यूट्रीन इंडिया में भी हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे हो चुका है, तो टर्की में भी हो चुका है आई थिंक।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यूके एंड आयरलैंड सेट टू होस्ट यूरो 2028। तो ये भी चलो हटाओ, ऐसी न्यूज़ है, यूरो कौन देखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। लेट्स सी, आई एम रूटिंग फॉर न्यूजीलैंड ऑब्वियसली। मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स है आफ्टर आई थिंक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट न्यूजीलैंड ही है मेरी, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले अच्छे लोग हैं यार, वो उनको जीतना ज़रूरी है। लास्ट वर्ल्ड कप भी बेवकूफ़ बना के इंग्लैंड जीत गया था, तो आई डोंट लाइक दैट ना। एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है यूएसए में। वहाँ के स्पीकर केविन मैकार्थी को हाउस से बाहर कर दिया गया है। याद रखिएगा, केविन मैकार्थी, स्पीकर केविन मैकार्थी was voted out of the job on Tuesday in an extraordinary showdown, a first in US history। याद रखिएगा, यूएस हिस्ट्री का पहला केस है जब किसी सिटिंग स्पीकर को इस तरीके से आउट किया गया है। ठीक है ना। एक्चुअली इनके पार्टी के लोगों ने भी उनके अगेंस्ट वोट दे दिया, रिपब्लिकन्स ने भी इनके अगेंस्ट वोट दे दिया। तो दैट इज द थिंग विच हैज हैपेंड। केविन मैकार्थी, याद रखेगा ना, दिस इज हैविंग अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, बट ये आपको अभी फिलहाल याद रखना है कि ऐसा हुआ है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है। देखो, देखने में लगेगी जरूर कह रहे यार ये सर इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यूएपीए कल मैंने आपको अच्छे से बताया था, 1967 का एक्ट, उसमें 2004 के अमेंडमेंट, 2019 के अमेंडमेंट, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। रिटेलिंग ऑफ द महाभारत थ्रू द पेंटिंग्स ऑफ अल्लाह बख्श। यहाँ पे याद रखेगा, सबसे पहले तो अल्लाह बख्श का नाम अगर कभी आता है तो अल्लाह बख्श एक पेंटर था, याद रखेगा। ही वॉज अ पेंटर जो कि मेवारी मिनिएचर स्टाइल में पेंटिंग करता था। इसका स्टाइल पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, सीधे सीधे स्टाइल पूछ लेगा आपसे अगर, तो याद रखिएगा द पेंटिंग स्टाइल ऑफ अल्लाह बख्श वाज द मेवारी मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल। ठीक है ना, मेवारी मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल थी इसकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अल्लाह बख्श के बारे में। इसके अलावा इसने सीन्स फ्रॉम द महाभारत, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो महाभारत के डिपिक्ट किए हैं इन दैट पेंटिंग स्टाइल। और ही वॉज बेसिकली फार अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ औरंगजेब से काफ़ी दूर, ये इसीलिए डेक्कन से ऊपर आ गया था। औरंगजेब वैसे भी पेंटर्स और जितने भी आर्टिस्ट उनको हटाता जा रहा था, तो एट दैट टाइम ही वॉज फार अवे फ्रॉम दैट। एंड मेवारी मिनिएचर स्टाइल, जैसा मैंने आपको बताया कि अल्लाह बख्श के बारे में आपको बहुत किसी को नहीं पता रहता ज़्यादातर, ये एक वन ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ अल्लाह बख्श इज हियर, है ना। तो ही हैज़ इनैक्टेड सीन्स फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। इम्पैक्ट ऑफ द बिहार कास्ट सर्वे। तो यहाँ पे देखो, इस आर्टिकल में 3 इम्पैक्ट हैं जो बताए गए हैं कास्ट सर्वे का। पहला इम्पैक्ट तो ये कि भैया रिजर्वेशन की मांग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बोल रहे भैया कि अब हम तो देखो ज़्यादा हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारे लोग हैं उतना हमको रिजर्वेशन चाहिए। तो पहली चीज़ तो रिजर्वेशन, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या होता है नेगेटिव, बट मैं आपको बताता हूँ। कई कास्ट ऐसी हैं जो मतलब पॉपुलेशन को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ाती हैं। तो अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन के नंबर देख करके रिजर्वेशन दोगे, तो कुल मिलाकर के ये तो उन लोग के अगेंस्ट हो गया ना, कि जो लोग अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करके रख रहे थे उनके अगेंस्ट चला गया, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की, एक डेवलप्ड कंट्री जैसा काम किया, और अब उन्हीं को आप पनिशमेंट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं? उस व्यक्ति को जो बेतहाशा जिसने बच्चे पैदा किए और खूब पॉपुलेशन बढ़ा ली। तो एक तो पहला इम्पैक्ट ये था। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि इट विल रिवाइव द मंडल वर्सेस कमंडल डिबेट, मतलब बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड डिबेट जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मंडल वर्सेस कमंडल इसी को बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ऑथर ने बोली यहाँ पे कि और ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो अनाउंस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे बिहार में पता चला कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, 36% के आसपास। तो ऑब्वियसली बात है, इससे जो वेलफेयर स्कीम्स है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो दैट इज़ ऑल द इम्पैक्ट ऑफ दैट। जो एडिटोरियल है आज डिस्कस करेंगे अपन, वो है कीपिंग टैब्स ऑन कार्बन विद अकाउंटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि ये जो समय चल रहा है ये क्लाइमेट पोली क्राइसिस का समय है। ये एडम टूजे द्वारा ये टर्म लिखा गया है, और ये पोली क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारी दूसरी क्राइसिस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे सेक्टर्स की, बहुत सारे डोमेन्स की, है ना। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर राइज होगा, सी लेवल राइज होगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, कुछ बहुत सारी बीमारियां होंगी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस आएंगे, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, है ना।
अब ये जो क्लाइमेट पॉली क्राइसिस है, ये सारी क्राइसिस इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरकनेक्टेड है क्राइसिस तो उससे इक्विटी, जस्टिस, रेजिलियंस, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ऑथर ने बोला कि क्या करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला ऑथर ने कहा कि भाई सबसे पहले तो मेजरमेंट करो। मेजरमेंट मतलब कि जो चीज़ कार्बन एमिशन, आपको पता है कि कार्बन एमिशन होने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कार्बन एमिशन को प्रॉपरली मेजर करना शुरू करो, हर सेक्टर में, हर डोमेन में, हर चीज़ में। इंडिविजुअल लेवल पे आप कार्बन एमिशन को मतलब मेजर करना शुरू करो किसी एक नेशन में, और फिर उसके बाद देखो कि सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा कौन से इंडिविजुअल्स हैं, एरियाज़ हैं। ये सबसे पहली बात यहाँ पे ऑथर ने बोली है। दूसरा ऑथर ने कहा है कि एक नेशनल लेवल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए आपको। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है ये, नेशनल लेवल का कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑथर ने बोला है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग, NCA, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग, जो उन्होंने बोला है। कार्बन अकाउंटिंग मतलब कि कौन से सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्रीज, कितना कितना इन्होंने कार्बन रिलीज किया है। इसके अलावा इन्होंने कार्बन टैक्स भी सजेस्ट किया है, जैसे कि आप टैक्स पे रिटर्न करते हो ना, टैक्स रिटर्न करते हो, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कार्बन टैक्स रिटर्न्स भी करो आप, कार्बन टैक्स रिटर्न्स। तो ये जो होगा तो इससे न केवल इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, GDP का ग्रोथ होगा, ऑब्वियसली बात है इकोनॉमी बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि आपके पास टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, इससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है वो भी स्टैब्लिश होगी ना, कि भैया आपने जितना किया। हाँ, एक सजेशन इन्होंने जरूर दिया कि जो टैक्स होना चाहिए वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, ना कि रेग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव मतलब कि जितना ज़्यादा आप कार्बन एमिशन करोगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम की बात की जा रही है, नेशनल कार्बन अकाउंटिंग की बात की जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भी एक फ्लो ऑफ कार्बन भी ट्रैक करोगे अगर आप ग्रैन्युलर लेवल पे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने में भी एक ईज आएगी, है ना। तो ये भी एक सोल्यूशन यहाँ पे बोला गया है। एंड कार्बन अकाउंटिंग को ऑथर ने कहा कि इट इज़ द वे फॉरवर्ड। और NCA अगर आप बनाते हो तो इट विल ब्रिंग द कंसेप्ट ऑफ कार्बन बुक्स टू द नेशन एंड विल मेक इट मैंडेटरी फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू डिक्लेयर रिपोर्ट देयर कार्बन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो ऑब्वियसली बात है बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स जो हैं वो फिर अपने कार्बन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। इसके अलावा सोल्यूशन ऑथर ने कहा कि ये जो नेशनल कार्बन अकाउंटिंग है ये पॉली सोल्यूशन है टू द पॉली क्राइसिस, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है इससे GDP की भी ग्रोथ होगी, अल्टरनेटिव हमारे पास दूसरी चीज़ें भी बढ़ेंगी, ह्यूमन जो कार्बन फुटप्रिंट है ह्यूमन का उसको मेजर करने में प्रॉपर आएगा और वो कम से कम होगा। तो दिस इज़ वॉट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।